Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 16 January 2021. एक्चुअली 15 जनवरी की कोई न्यूज़पेपर छपा ही नहीं है द हिंदू, इसलिए न्यूज़ नहीं आएगी। 16 जनवरी का कल मतलब मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ न्यूज़ ही नहीं है अखबार में, तो एक दो न्यूज़ थी तो मैंने सोचा फिर कोई फ़ायदा नहीं है 1-2 मिनट की वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आज कवर कर रहा हूँ। आज दोनों दिन की कवर कर दूंगा, कल की और आज की। तो देखिए हमारी जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो रही है, मतलब कल से शुरू हो चुकी है। इसमें 3 लाख लोग भाग ले रहे हैं। कौन कौन नहीं लेंगे बस अभी ये याद रखिएगा कि जो अभी 18 साल से छोटे हैं वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो नहीं कर सकती, या जिनको कोविड-19 या किसी भी वैक्सीन से एलर्जी है, ये 3 लोग अभी ये वैक्सीन नहीं लेंगे जो पहला फेज चल रहा है। कौन कौन सी वैक्सीन चल रही है, तो 2 का आपको नाम याद होना चाहिए। एक तो है कोविडशील्ड, एक है कोवैक्सीन। कोविडशील्ड कौन सी है? कोविडशील्ड है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। और कोवैक्सीन कौन सी है? हमारी भारत बायोटेक जो इंडिजिनली डेवलप्ड हो रही है, ये भारत बायोटेक बना रही है। किसके साथ मिलके? आईसीएमआर के साथ मिलके। तो ये 2 वैक्सीन है जिन दोनों को अब लगाया जाएगा। ये कोविन सिस्टम क्या है? कोविन सिस्टम एक एप्लीकेशन का नाम है जिससे पता चलेगा कि हमारे हॉस्पिटल में, हमारी सिटी में इतनी अभी ये वैक्सीन चल रही हैं, इतनी वैक्सीन हैं, कौन कौन लगा चुके, ये सब। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। दूसरी है ये ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, तो ऑर्डिनेंस का बस आपको आर्टिकल ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल 2 ही है, प्लीज रिमेंबर 1, 2, 3 एंड 213। 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है और 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। एक चीज और मैं बता दूं, ऑर्डिनेंस जो है कोई पैरेलल पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस केवल इमरजेंसी सिचुएशन में लाना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाया कब जाता है? या तो दोनों हाउस ना रन हो रहे हो, जैसे लोकसभा राज्यसभा में से दोनों हाउस ना चल रहा हो, या एक हाउस भी ना चल रहा हो, तो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस को ला सकता है। ये 2 आर्टिकल हैं, प्लीज रिमेंबर 1, 2, 3 एंड 213। ये 2 आर्टिकल हैं रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। तो हम आगे चलते हैं। जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं एक्चुअली एड्स थे, तो इसमें कवर नहीं है, एड्स नहीं है, तो ब्लैंक स्पेस इसलिए जो भी न्यूज़ होगी वो कवर कर दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, जैसे ये वाला इशू था, अच्छा इशू है। नेपाल रेजेस काला पानी। अभी मैं आपको बताया था कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में आए हुए हैं, तो इन्होंने दोबारा रेस शुरू कर दिया काला पानी का। काला पानी आपको पता है एक जगह है जो इंडिया अपना पार्ट बताता है, और नेपाल ने अभी रिसेंटली क्या करा कि उसे अपने मैप में शो कर दिया था। तो काला पानी किस नदी से निकलता है? तो काली नदी, जिसे हम शारदा भी बोल देते हैं कभी कभी। तो प्लीज रिमेंबर काला पानी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू काली नदी। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950। प्लीज रिमेंबर ये ट्रीटी कब हुई है? तो इसमें भी अब जो नेपाल वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें भी कुछ चेंज करना है, हमें इसे भी रिव्यू करना है। तो प्लीज रिमेंबर इस ट्रीटी का नाम पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950 किसके साथ हुई है? नेपाल के साथ हुई है। और इसमें कुछ नहीं जानना, बस इतना ही है। और डिटेल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था ये वाला जो न्यूज़ आया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आफ्टर यूएस, हाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट है, ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी थी वो किस किस के बीच में थी? यूएस के और रशिया के बीच में थी। किससे रिलेटेड ट्रीटी थी? इसमें यह बोला गया था कि जितने भी अनआर्म्ड हैं, जितने भी अनआर्म्ड जो हमारे हथियार हैं उनकी सर्विलेंस की जाएगी। ये किसके रिलेटेड था? अनआर्म्ड सर्विलेंस फ्लाइट्स। जितने भी फ्लाइट्स हैं जो अनआर्म्ड हैं उनका ये लोग चेक करते थे, उनकी सर्विलेंस करते थे। कौन कौन करता था? यूएस, रशिया। आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि ओपन स्काई ट्रीटी में कौन कौन था। तो यूएस और रशिया दोनों थे। पिछले साल यूएस इससे बाहर निकल गया ये कह के कि रशिया इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है, और इस अब क्या हो रहा है इस साल कि रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा है। तो एक ट्रीटी का नाम याद रखेंगे, ओपन स्काई ट्रीटीज। ये किस किसके बीच में? यूएस और रशिया के बीच में। ऐसी एक और ट्रीटी यूएस और रशिया के बीच में एक और लिख रही है यहाँ पे, न्यू स्टार्ट। ये भी एक ट्रीटी है। ये किससे रिलेटेड है? ये न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। प्लीज रिमेंबर दोनों का शॉर्ट जो स्टार्ट ट्रीटी है वो भी यूएस और रशिया की ट्रीटी है, वो किससे रिलेटेड है? वो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है। और ये जो ओपन स्काई ट्रीटीज है ये आर्म सर्विलियंस के लिए, अनआर्म्ड सर्विलियंस। तो 2 ट्रीटी हैं जो यूएस और रशिया के बीच में, ओपन स्काई ट्रीटी ओएसटी और स्टार्ट ट्रीटी। प्लीज रिमेंबर स्टार्ट जो है वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, और ओपन स्काई ट्रीटी जो है वो अनआर्म्ड सर्विलेंस से रिलेटेड है। बस इसमें ये पूछा जाएगा किस किस से रिलेटेड है और किस किस के बीच की है। हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड होता था वो इस साल डेफिसिट में चला गया, तो अच्छी बात है, हम चाइना से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो बस शॉर्ट में याद रखिएगा अभी डेफिसिट में चला गया। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर सीएपीएफ सीडीएस। अभी हमने क्या करा है, इतने मिलियन 20 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किसको दिया है? ताकि हम एक यूएवी ये क्या यूएवी आपको पता है ना, ये ऐसे ड्रोन टाइप्स होते हैं, अनआर्म्ड व्हीकल जिन्हें बोलते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? स्विच यूएवी। ये एक इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है, स्विच यूएवी। प्लीज रिमेंबर स्विच यूएवी। अगर वो डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है स्विच किससे रिलेटेड है, तो स्विच जो है वो एक अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है जो इंडिजीनियसली बन रहा है इंडियन फोर्सेस के लिए। डे और नाइट दोनों तरफ सर्विलेंस करेगा। इसे कौन बना रहा है? आइडिया फोर्ज कंपनी बना रही है।
प्लीज रिमेंबर, कंपनी का नाम वैसे मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन बाई चांस वो पूछ लेते हैं कि किसकी कंपनी के साथ मिलकर बना रही है, तो आइडिया फोर्ज अनआर्म्ड व्हीकल बना रहे हैं जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड होंगे। इनका नाम क्या रखे हैं? स्विच यूएवी। तो प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस पर्पस। तो हम आगे चलते हैं। हाँ बस देखिए इतनी सी न्यूज़ थी तो इसके लिए मैंने ये न्यूज़पेपर कवर नहीं करा था, तो कोई बात नहीं, मैं आपका कोई न्यूज़ छोड़ूंगा नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तो अगले दिन आएगा। देखिए अभी दूसरा न्यूज़पेपर मैं बता देता हूँ, ये आज का न्यूज़पेपर है ऑफ 17 जनवरी। तो आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हैं। तो आज समझिए, पहली तो यही है कि वैक्सीन सेफ है। बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, तो पीएम भी बोल रहे हैं, कल तो पीएम अपना भाषण भी दे के गए हैं बढ़िया से। उन्होंने समझाया कि जितने भी वैक्सीन लग रही हैं वो सेफ हैं, तो जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं फर्स्ट फेज में वो भी जाके लगवा लें। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ जो है वो एनआईए से रिलेटेड है। तो एनआईए अब रोज आ रहा है, एनआईए ने सम्मन करा है फार्म लीडर्स को। तो एनआईए कैसे बनाए? तो प्लीज रिमेंबर, एनआईए एक्ट है 2008 का, उसके थ्रू एनआईए बनाए। ये कब बना है? जो 26/11 का जो टेरर अटैक हो गया था उसके बाद हमें फील हुआ कि हमें टेररिस्ट लड़ने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो एनआईए का गठन हुआ। इसमें बहुत सारी पावर अब मिल गई है एनआईए को। जैसे एनआईए किसी इंडिविजुअल, कोई एक आदमी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पहले क्या थी कि पहले केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को ही हम टेररिस्ट घोषित कर सकते थे अंडर यूएपीए, लेकिन अब क्या है कि एनआईए पे इतनी भी पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी सिंगल आदमी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टेररिज्म से मामले देखती है, काउंटरफीट जो नोट्स होते हैं उनसे रिलेटेड मामले देखती है, आजकल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी मामले देख रही है। ये सब जो नए मामले देख पा रही है, क्यों देख पा रही है? क्योंकि इसमें एनआईए में अमेंडमेंट हुआ था इन 2019। तो एनआईए में अमेंडमेंट हुआ जिसकी वजह से ये काउंटरफीट जो नोट्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या फिर इस सिंगल आदमी को हमें अगर टेररिस्ट घोषित करना, ये सब अमेंडमेंट के थ्रू ही कर पा रही है। पहले इतना इसका ब्रॉड सेक्टर नहीं था। तो एनआईए हो गया। एनआईए कैसे बना? एनआईए एक्ट ऑफ 2008। तो ये पहली न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज भी अच्छी है, फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट। ये देखिए एक साइट का नाम है पीपल क्यू एट द मजार शरीन। ये मजार है किसकी है? हजरत अबू बकर सिद्दीकी। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है फॉर मुस्लिम्स आफ्टर अजमेर शरीफ इन राजस्थान। तो ये याद रखिएगा, अजमेर शरीफ राजस्थान के बाद ये दूसरे नंबर की मजार शरीफ है जिसको मान्यता मिली हुई है। किसकी है? हजरत अबू बकर सिद्दीकी साहब की है। कहां पर है ये? इन वेस्ट बंगाल। तो प्लीज रिमेंबर ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। किसकी मजार है ये? और अजमेर शरीफ तो आप सबको पता है, आप कभी ना कभी गए भी होंगे, इन राजस्थान। तो दो श्राइन का इसमें जिक्र हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर ये कहाँ कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो अभी ये इलेक्शन शायद हो रहा है तो इस वजह से बात हो रही है। तो ये दो श्राइन है, इनका नाम आप याद रखेंगे। हम आगे चलते हैं धीरे धीरे अपनी न्यूज़ कवर करते हुए। छोटी मोटी जो भी न्यूज़ है सारी कवर होंगी। देखिए ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। एक फ्री आईएएस की कोचिंग है, जो भी केरला में स्टूडेंट हैं और जो आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग अब सरकार शुरू कर रही है। आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है? 1 स्कूल 1 आईएएस प्रोग्राम। एग्जाम में ये आएगा 1 स्कूल 1 आईएएस प्रोग्राम किस स्टेट ने शुरू करा है? तो 1 स्कूल 1 आईएएस प्रोग्राम जो केरला गवर्नमेंट ने शुरू करा है, इसमें 10,000 जो फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट्स है उनको सरकार पढ़ाएगी। तो आप में से भी कोई केरला से बिलोंग करता हो और जो आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं वो इस स्कीम के तहत एडमिशन ले सकता है। स्कीम का नाम क्या है? 1 स्कूल 1 आईएएस प्रोग्राम। तो ये किस गवर्नमेंट शुरू करा है? केरला गवर्नमेंट ने। ये एक नया एयरपोर्ट खुला है इन कुरनूल। तो प्लीज रिमेंबर, ओरवाकल एयरपोर्ट। ये ओरवाकल एयरपोर्ट कहां खुला है? कुरनूल इन आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, ओरवाकल एयरपोर्ट। जो नए एयरपोर्ट होते हैं ना उनका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है किस स्टेट में खुले हैं। तो ओरवाकल एयरपोर्ट अजीब सा नाम है, देखिए याद रखिए। कुरनूल या तो याद कर सकते हैं या फिर आंध्र प्रदेश में खुला है, तो ये याद रखेंगे। देखिए, साइंस बिहाइंड जेब्स इज रेजोल्यूट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं ये न्यूज़? ये जेब्स का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ लिखा है साइंस बिहाइंड जेब्स। तो जेब्स का मतलब क्या होता है? कोई भी वैक्सीन या कोई भी इंजेक्शन जो हमें बचाती है बीमारी से, उसको हम बोलते हैं जेब्स। तो ये यही कहना चाह रहे हैं हमारे जो वर्धान साहब हैं, हमारे हर्षवर्धन जो साहब हैं, ये अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये यही कह रहे हैं जो भी इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं वो एकदम सही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो जेब्स का मतलब आप याद रखिएगा, वैक्सीन या इंजेक्शन को बोला जाता है ताकि हम किसी बीमारी से प्रिवेंट कर सकें अपने आप को। तो जेब्स का ये मतलब है, क्योंकि 2-3 जगह ये जेब्स वर्ड आ गया था आज के न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा ये आपको समझा दूं। कोई बच्चा खुद से घर पढ़ता हो न्यूज़पेपर तो उसके लिए आसानी होगी। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, गुजरात रिवर रिमेन्स हाईली पॉल्यूटेड। अब गुजरात की कुछ नदियों का नाम लिख रहा है, देखिए याद रखिएगा कौन कौन सी नदी है, कहां पर है। साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्री एंड भदार। हाँ, ये 5 नदियों का नाम है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। प्लीज रिमेंबर, ये क्यों? अगर कोई पूछता है गुजरात में कौन कौन सी नदी फ्लो करती है, तो ये 5 नदी है जो गुजरात में फ्लो करती है। अब नर्मदा, तापी, ये सब तो ऐसी नदी हैं जो 2-2, 3-3 स्टेट में फ्लो करती हैं, लेकिन ये जो 5 नदी के नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऐसी रिवर हैं जो केवल गुजरात में फ्लो करती हैं।
गुजरात जो है वो 4th नंबर पे आता है। अगर हम कंपेयर करें पॉल्यूटेड रिवर्स का सारी स्टेटों को मिला के अगर कंपेयर करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिवर पॉल्यूटेड है, तो गुजरात जो है 4th नंबर में आता है। आज का क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए, वो कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट नंबर पे आती है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं। ये तो गुजरात तो 4th नंबर पे हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जो नंबर 1 पे आता है इन द पॉल्यूटेड रिवर्स के मामले में? तो आज आप मेरे को ये क्वेश्चन बताएंगे। फिर इसमें आगे एक और चीज लिख रही है कि इन रिवर में सीओडी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आपने बहुत बार सुना होगा सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दो चीजें होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी। तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी में क्या होता है, जितने भी जैसे हमारे जीव जंतु या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पानी के अंदर, उनको ऑक्सीजन की कमी कह रहा हूँ ज़रूरत होती है। तो उनको सांस लेने की जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उतना ही हमारा जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है उस सबको, जितना भी गंदगी है, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको वो डिजोल्व कर देती है पानी के अंदर। तो जितनी ज़्यादा बीओडी होगा पानी में, उतना ज़्यादा ही वो पानी पॉल्यूटेड होगा। ये याद रखिएगा। सीओडी क्या होता है, सीओडी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी आ जाते हैं। तो सीओडी एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, मतलब एक बहुत बड़ी अप्रोच है। बीओडी क्या है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिक के लिए, अगर आप शॉर्ट में याद रखें तो बीओडी जो केवल ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए, ऑर्गेनिक मतलब जो डिजोल्व हो जाते हैं, और जो सीओडी है जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो दोनों के लिए। दोनों एक ही काम करती हैं, दोनों मेनली ये चेक करती हैं कि रिवर में कितना पॉल्यूशन है। बीओडी अगर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा उससे ये पता चलता है कि उतना ही हमारे पानी में गंदगी है। तो प्लीज़ रिमेंबर, बीओडी और सीओडी किससे रिलेटेड है, हमारे पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स या वाटर बॉडी से रिलेटेड है। फिर एक और इसमें चीज़ है, माइग्रेटिव बर्ड्स फ्लोज टू पंजाब वेटलैंड। तो इसमें पंजाब के वेटलैंड में जो पक्षी हैं वो उड़ के आ रहे हैं। तो एक वेटलैंड का इसमें नाम लिख रहा है हरीके। हरीके आपने यहाँ पढ़ा होगा। तो कितने वेटलैंड ने अभी 42 हो चुके हैं। आपको पता होगा लेटेस्ट जो है लद्दाख में ऐड हुआ है, लद्दाख में ऐड हुआ है लेटेस्ट। आप मेरे को नाम बताएंगे, सो करके, सो क्या करके शायद नाम है उसका, TSO से शुरू है, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 42 नंबर का। टोटल 42 हमारे पास वेटलैंड हो चुके हैं इंडिया में। ये लद्दाख में सो क्या करके है, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन स्टार्टेड TSO से ही है, जो लद्दाख में हुआ है, जो 42 नंबर का है। और इसमें एक वेटलैंड का नाम जिक्र हुआ है जो पंजाब में है, हरीके वेटलैंड। प्लीज रिमेंबर, ये कहाँ पर वेटलैंड है, हरीके में। अगर आपने वेटलैंड से रिलेटेड एक ट्रीटी भी है जो 1971 में हुई थी, जिसे हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो ये 1971 की ट्रीटी है। ये रामसर कहाँ की जगह है, तो रामसर ईरान में एक जगह है। तो रामसर की ट्रीटी भी याद रख सकते हैं। रामसर ट्रीटी किससे रिलेटेड है, 1971 की। ये हमारी रिलेटेड है, रिलेटेड टू वेटलैंड। तो पंजाब का हरीके वेटलैंड मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे पक्षी उड़ के आ रहे हैं। तो और जो लद्दाख वाली वो आज आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, मुसूवनी विन 6 टर्म एलिगेशन और रिड इलेक्शंस। तो युगांडा के ये नए इलेक्टोरल कमीशन, ये प्रेसिडेंट बने 6वीं बार बनने। प्लीज रिमेंबर, युगांडा के 6वीं बार प्रेसिडेंट बनने। इनका नाम याद रखिएगा, योवेरी मुसेवेनी। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, मुसेवेनी। 6वीं बार ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गए, डायरेक्ट नाम, क्योंकि पिछले साल CAPF में डायरेक्ट उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, उनका नाम पूछ लिया था। तो इसीलिए ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई नया बनता है किसी कंट्री का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये तो 6वीं बार लगातार बने हैं। तो प्लीज रिमेंबर, मुसेवेनी। युगांडा के जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम है मुसेवेनी। तो हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक ऑल न्यूज़ आर कंप्लीट। अच्छा, नहीं ये वाली बची हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है, देखिए, कैन कोर्ट स्टोर लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये फार्मर्स के ऊपर ही है। मैं जैसे आपको रोज समझा रहा था, कल के या परसों के मैंने एडिटोरियल में समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो स्टे कर सकती है। लेकिन हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो उनका कहना भी कुछ कुछ सही है। देखिए कैसे सही है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का काम जो है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ चेक करना है, कि ये लॉ जो है वो गलत है कि सही है, कि इसे प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू गया है कि नहीं है, इस पे डिस्कशन हुए हैं कि नहीं है। बस कोर्ट का काम तो ये चेक करना है। वो लेजिस्लेचर के बीच में क्यों आ रहा है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस काम को रन करना, जुडिशरी का काम है उस लॉ को चेक करना। तो ये जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का पार्ट है। आपको पता है हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। लेकिन इंडिया में क्या है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। एक तो होता है क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। ऐसे कहां पर है, यूएसए में। यूएसए में क्या है, एकदम क्लियर है पावर, कि जुडिशरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। लेकिन इंडिया में क्या मिक्स है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। इसमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, एक दूसरे के बीच में आते रहते हैं। लेकिन हर्षवर्धन साहब यही कह रहे हैं
कि आप लॉ को चेक करिए, ये प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे भी लिखा है सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यही मैं आपको समझाने की यूज कर रहा हूँ कि आपने लॉ पे स्टे लगा दिया। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स के जितने लॉ उन पे स्टे लगा दिया। तो यही पूछ रहे हैं कि आपने किस पर्पज से स्टे लगाया, और आपको स्टे लगाना है ठीक है आप लगाइए, लेकिन स्टे आप तब लगाइए ना जब ये लॉ पास हो जाए। अभी तो ये इनिशियल स्टेज में लॉ है, स्टेज जब पूरी तरह से लॉ बन जाता है तब आप लगाइए। यहीं लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ लॉ आप चेक करिए जब टाइम ऑफ द फाइनल एग्जीक्यूशन, नॉट एट द इनिशियल स्टेज। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब है वो ये सब ये कहना चाह रहे हैं। तो ये शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया क्या प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे एक सेक्शन 230, तो ये सेक्शन 230 की बात हो रही है। सेक्शन 230 किसकी बात हो रही है? यूएसए में बात हो रही है, ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। तो सेक्शन 230 क्या बोल रहा है बस आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए। अगर पूछ लेता है यूएस का सेक्शन 30 क्या बोलता है, ये पूरी इम्यूनिटी देता है। किसको देता है? जितने भी हमारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मान के चलिए गूगल हो गया या अमेजोन हो गया, ये प्रॉपर इम्यूनिटी देता है इन लोगों को कि कोई भी आदमी कुछ भी पोस्ट करे उसमें इनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये इनको प्रोटेक्ट करता है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, लॉ ग्रांट्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म इम्यूनिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंटेंट्स पोस्टेड बाय द यूजर्स। तो इसी को चेंज करने की बात हो रही है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी कह रही है कि हम लोग के लिए थ्रेट है, तो लेकिन जो सेक्शन 230 वो यही बोलता है। तो आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए सेक्शन 230 क्या बोलता है। तो आज का पूरा न्यूज़पेपर यही था। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। जितना मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो आज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। जितने लोग देख रहे हो एक लाइक शेयर जरूर करा करो। आपकी न्यूज़पेपर में डेली कवर करूंगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस न्यूज़पेपर किसी दिन का, तो आप पुराना रिवाइज कीजिए। नहीं भी आ रहा तो मैं इसीलिए नहीं कर रहा ताकि उसमें कोई न्यूज़ ही नहीं होती, लेकिन मैं सारे न्यूज़पेपर अब डेली कवर होंगे, कोई मिस नहीं होगा। 15 तारीख का आपको नहीं मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट में, क्योंकि 15 तारीख को न्यूज़पेपर छपा नहीं था। 16-17 का ये बन के तैयार हो गया। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। एक लाइक एक शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।